हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूट्यूब फ्लक्स में। तो दोस्तों, आपके लिए मैं एक YouTube का सीरीज़ लेके आया हूँ जो कि नीट 2026 के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो इसमें हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर जो है आपका इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊँगा और उसके अकॉर्डिंग उसके आने वाले क्वेश्चंस जो कि नीट में आपको देखने को मिलेगा उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सबसे फर्स्ट जो चैप्टर होने वाला है वो है हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या है और उसके ऊपर नीट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में आप हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो लिखने वाले हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट्स के अंदर जो है फंडामेंटल यूनिट्स की बात करते हैं। तो अगर मैं फंडामेंटल यूनिट्स की बात करूं तो फंडामेंटल यूनिट जो है फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, ये क्या है फंडामेंटल यूनिट्स है। और मैं सबसे पहले अगर बात करूंगा तो मैं आपको इसका जो है यहां पे एसआई यूनिट की बात करेंगे, एसआई यूनिट की बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका जो है सीजीएस यूनिट। और फिर हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं कि इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल क्या होगा। ठीक है, तो अब हम यहां पे देखेंगे ये सिंबल हो गया और यहां पे होगा इसका सीजीएस यूनिट की बात करेंगे। ठीक है, सीजीएस यूनिट की यहां पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी में, फंडामेंटल यूनिट में, या आप क्वांटिटी बोल सकते हो, तो फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर सबसे पहला आता है लेंथ, सबसे पहला आता है लेंथ, सेकेंड वन इज मास, थर्ड वन इज टाइम, उसके बाद फोर्थ वन इज टेम्परेचर, उसके बाद फिफ्थ वन इज इंटेंसिटी, या हम लोग इसको ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के भी नाम से जानते हैं। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं इंटेंसिटी। उसके बाद आता है सिक्स्थ नंबर इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, या अमाउंट की बात कर लेते हैं, या इसको हम लोग अमाउंट ऑफ सबस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो लेंथ है इसका जो यूनिट है ऐसा यूनिट ये मीटर होता है। जो मास है आपको पता है इसको हम केजी से लिखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टाइम तो इसको हम सेकेंड से लिखते हैं। टेम्परेचर की बात करेंगे तो इसको हम लोग केल्विन लिखते हैं। ठीक है, और इंटेंसिटी की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा यूनिट क्या होता है कैंडेला होता है, तो इसको हम सीडी से लिख सकते हैं कैंडेला को। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर में लिखते हैं, किस में लिखते हैं एम्पियर में। और अमाउंट को किस में लिखते हैं हम लोग, अमाउंट को हम लोग मोल में लिखते हैं। ठीक है, अब हम अगर सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो ऊपर वाले जो तीन यूनिट दिख रहे हैं यही आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग मीटर को यहाँ पे सेंटीमीटर बोल सकते हैं, इसको हम लोग ग्राम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है इसको हम लोग सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अगर मैं सिंबल की बात कर लूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेंथ के लिए हम लोग जो है, लेंथ के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं सिंबल में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग मीटर का यूज़ करते हैं। और अगर मास के लिए, टेम्परेचर, टाइम के लिए, और यहाँ पे टेम्परेचर के लिए, तो यहाँ पे टेम्परेचर के लिए थीटा का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे अगर सिंबल की बात करेंगे तो लेंथ को हम लोग एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे मास बोलूँ तो उसको हम एम से रिप्रेजेंट कर देंगे। मतलब डायमेंशनली आपको बता रहा हूँ, जैसे लेंथ है तो उसको एल से लिख सकते हो डायमेंशनली अगर बोल दो। मास है तो इसको एम से लिख सकते हो, टाइम है तो इसको टी से लिख सकते हो। और यहाँ पे अगर आपका टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को हम लोग यहाँ से थीटा से लिख सकते हैं, या इसको हम लोग के से भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन है, थीटा लिखिए या चाहे के लिखिए, दोनों रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। अब देखिए इसको हम लोग देख रहे एम्पियर है तो इसको हम लोग ए से लिख सकते हैं, या इसको हम लोग आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग मोल की बात करेंगे तो मोल तो जस्ट एक नंबर हो गया, तो इसको हम जस्ट मोल भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे मोल लिख सकते हैं और ये सी डी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स हो गए जो कि आपको याद रखना है।
लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इंटेंसिटी हो गया या ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं, और उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट हो गया जिसका जो यूनिट होता है ऐसा ही एम्पियर होता है, और अमाउंट को हम लोग क्या लिखते हैं, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फंडामेंटल यूनिट्स हो गया। और इसके रिप्रेजेंटेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप डायमेंशनल लिखोगे तो एल, एम, टी, थीटा या के से लिख सकते हैं, इसको ए या क्या लिख सकते हैं, आई से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं आगे, जो कि आपका है, ये तो हो गया आपका फंडामेंटल यूनिट्स। सेकेंड हम लोग पॉइंट्स बात करने वाले हैं जो है आपका सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां से जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स की अगर हम बात करें तो यहां से जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है वो है आपका 2। ठीक है, जिसको हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं और दूसरे को हम लोग सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्लेन एंगल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड पॉइंट में सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में देखेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में क्या होता है, 2 तरह के यूनिट्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्लेन एंगल, सबसे पहला होता है प्लेन एंगल, और दूसरा होता है आपका सॉलिड एंगल, दूसरा होता है आपका सॉलिड एंगल। ठीक है, तो अगर मैं प्लेन एंगल की बात करता हूं तो प्लेन एंगल जो है उसका जो है, अगर मैं सबसे पहले यूनिट की बात कर लेता हूं तो यूनिट जो होता है, प्लेन एंगल को हम लोग थीटा से लिखते हैं, तो इसका यूनिट होता है रेडियन। इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। इसको RAD भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, रेडियन लिखो या RAD लिखो, एक ही बात है। अब ये होता क्या है, तो होता है जैसे मान लीजिए कि हमने अगर एक सर्कल का इसे आर्क ले लिया, और ये जो आर्क लेंथ है ये अगर L के बराबर है, ये मान लीजिए अगर आर्क लेंथ क्या है, अगर मान लीजिए L के बराबर है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, और ये जो एंगल बना रहा है बीच में थीटा बना रहा है यहाँ पे, और इसका जो रेडियस है ये मान लीजिए अगर R के बराबर है, तो यहाँ से हम लोग डिफाइन करते हैं थीटा इक्वल टू L/R के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें समझने वाली बात क्या है, नीट के अंदर एक क्वेश्चन आ गया था कि बताइए कौन से ऐसे सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं जिसके यूनिट होते हैं बट उसके डायमेंशन नहीं होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो जैसे ये प्लेन एंगल है तो इसका यूनिट क्या है, रेडियन है, बट इसका कोई डायमेंशन नहीं है क्योंकि रेडियन एक क्वांटिटी है, नंबर है, तो नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सॉलिड एंगल की। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, थीटा इक्वल टू L/R याद रख सकते हो। ठीक, अब अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो सॉलिड एंगल, अब देखिए ये जो प्लेन एंगल होता है ये हम लोग टू डायमेंशन में डिफाइन करते हैं, जबकि सॉलिड एंगल होता है यहाँ पे 3D में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो सॉलिड एंगल होता है उसका अगर मैं यूनिट की बात करता हूँ तो इसका जो यूनिट होता है ये होता है स्टे रेडियन होता है। इसका यूनिट क्या होता है, स्टे रेडियन, स्टे रेडियन। ठीक है, जिसको हम लोग SR से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, तो देखिए जैसे कि अगर मैंने मान लेता हूं कि यहाँ पे एक इस तरह से जो है एक 3D डायग्राम है, या आप ऐसे समझ सकते हो, ये मान लो स्फेयर है, स्फेयर में से अगर मैं एक छोटे से पोर्शन को कट करके हटाऊं, अगर मैं यहाँ पे स्फेयर में से अगर मैं इस छोटे से पोर्शन को कट करके हटाऊंगा, इस छोटे से पोर्शन को कट करके हटाऊंगा, और मान लीजिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इस तरह से, वो कितना बन रहा है, इस तरह से एंगल मान लो थीटा बन रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा ये कोन होता है, तो कोन होता है तो उसके ऊपर में जो एंगल बन रहा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिड एंगल बोलते हैं। या जैसे कि एक हेड होता है जिसमें एक टोपी है जैसा, तो उसके ऊपर जो एंगल बन रहा होता है वो कोनिकल टाइप का होता है, उसी को हम लोग सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग 3 डायमेंशन में बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि इसका रेडियस R है, तो सॉलिड एंगल जो होता है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, तो सॉलिड एंगल को आप ऐसे लिख सकते हो, सॉलिड एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओम के साइन जैसा होता है वैसा। और सॉलिड एंगल होता है एरिया, मतलब इसका एरिया कितना, ये वाला जो रीजन बनेगा ऊपर में ऐसा पूरे, इसका एरिया कितना होगा, ये वाला स्फेयर के ऊपर। ठीक है, स्फेयर के ऊपर ये रीजन कितना बनेगा, डिवाइडेड बाय कितना होगा, R² के बराबर होता है। तो ये आपका क्या है, सॉलिड एंगल है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट में 2 यूनिट है, जिसको एक प्लेन एंगल बोलते हैं, दूसरा सॉलिड एंगल बोलते हैं। दोनों के पास यूनिट तो होता है बट डायमेंशन नहीं होता है। तो नीट में आया वो क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। यूनिट इसका क्या होता है, रेडियन, इसका होता है स्टे रेडियन, बट इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है क्योंकि ये जस्ट एक नंबर है, तो नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। ये आपको बातें ध्यान में रखना है, नोट करके ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बात करने वाले हैं इसमें, ये तो हो गया आपका सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जो कि आपको ध्यान में रखना होता है, कुछ ऐसे डायमेंशनल फार्मूला है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको वो बता देता हूँ कि कौन कौन सा ऐसा डायमेंशनल फार्मूला होगा जिसको कि आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो है कुछ ऐसे क्वांटिटी है जिसका आपको डायमेंशंस याद रखने पड़ेंगे, कुछ ऐसे कांस्टेंट हो सकते हैं। तो जैसे उस कांस्टेंट में अगर मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आपको साथ साथ लिखते जाना है और इसको याद करने की भी कोशिश करेंगे।
ठीक है। तो आगे मैं देखने वाला हूँ, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ यूनिट्स लिखूंगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जो मैं यहाँ पे लिखूंगा और उसका मैं यूनिट और डायमेंशन भी लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे यूनिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो यहाँ पे क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और इसके हम लोग यहाँ पे डायमेंशंस देखने वाले, इसके हम लोग यहाँ पे डायमेंशंस देखने वाले। तो सबसे पहला जो क्वांटिटी है वो है आपको, जो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स की बात करते हैं। तो फोर्स का आपको डायमेंशंस याद रखना है, तो इसका होता है ML_T-2, ML_T-2 के बराबर होता है। और हम लोग डायमेंशंस को क्या करते हैं, इस तरह के ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, जो कि ये आपको लिखना जरूरी है, अगर नहीं लगाएंगे तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे m का पावर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे m का पावर 1 हो सकता है, या आप नहीं भी लिखे तो भी चलता है, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो ML_T-2। सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो एनर्जी का आपको याद होनी चाहिए। सेकेंड हम लोग बात करते हैं एनर्जी, तो एनर्जी का आपको याद होना चाहिए। तो एनर्जी जो है उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो है ML_T-2 के बराबर होता है, ML_T-2 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज, एक होता है आपका एप्सिलॉन नॉट, जिसको कि हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के नाम से जानते हैं। तो आप इसका चाहो तो इधर इसके बगल में लिख भी सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का ये जो डायमेंशन होता है ये आपको याद रखना है। अभी क्या होता है वो मैं अभी बता रहा हूँ। उसके बाद आता है फोर्थ आता है म्यू नॉट, और म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या इसका नाम मैग्नेटिक परमिबिलिटी भी है। तो आप ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलो या इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलो। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, नीट के एग्जाम में, तो ये आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के नाम से जान सकते हैं। उसके बाद ये जो म्यू नॉट है इसको हम बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या हम लोग मैग्नेटिक परमिबिलिटी के नाम से जानते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इसको डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिखना चाहता, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, उससे आप इसको ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं ई नॉट की बात करता हूं तो आप इसको, इसके फॉर्मूला को कैसे याद रख सकते हो वो आप ध्यान से देखो यहाँ पे। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि हमें इसका डायमेंशन हमें पता होना चाहिए। तो हमें पता है, आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता होगा, फोर्स इक्वल टू होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड में क्या होता है R स्क्वायर के बराबर होता है। तो F इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड में क्या होता है R स्क्वायर होता है। तो ये एप्सिलॉन नॉट है। अब देखिए ये जो 4 पाई है ये तो क्या है, एक नंबर है, तो नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो Q को क्या लिख सकते हैं, Q को क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू लिख सकते हैं A/T लिख सकते हैं। तो यहाँ से फोर्स का डायमेंशन क्या होता है ML_T-2, और ये R स्क्वायर इधर जाएगा तो ये बन जाएगा L स्क्वायर, क्योंकि R का क्या होता है, लेंथ का L से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखें। अब देखो ये क्या बन जाएगा, नीचे में है एप्सिलॉन नॉट और ये AT/AT, तो A स्क्वायर इंटू क्या बन जाएगा, T स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से जो एप्सिलॉन नॉट अगर इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा M-1, और यहाँ पे देखो ये L है, ये L है, तो L जो है -3 बन जाएगा, और इसमें ये देखो यहाँ नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो T का पावर 4 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, A का स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आप जो है ध्यान में रख सकते हो। M का पावर -1, L का पावर -3, T का पावर 4 और A का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो ये आप डायरेक्टली जो है आप ध्यान में रख सकते हो, M-1, L-3, T4, और यहाँ क्या हो गया, A का पावर 2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ M-1 होगा, उसके बाद L-3 होगा, उसके बाद क्या होगा, T का पावर 4 होगा, और A का पावर कितना होगा, स्क्वायर होगा। तो ये आपका क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब देखिए अगर जब ये याद कर लिए तो नेक्स्ट जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझो यहाँ पे, जैसे कि मान लो हमें निकालना है म्यू नॉट का निकालना है, तो आपको क्या करना है, एक रिलेशन याद रखना है, ठीक है। आप इसको पहले एक बार नोट कर लो, फिर आपको एक रिलेशन बताता हूँ कि उससे हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि इसमें हमने क्या किया, यहां पे म्यू नॉट का हम लोग लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसके लिए आप एक रिलेशन याद रखो, यहां पे जो होता है ये होता है C इक्वल टू 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है।
तो आप यहाँ पे हमें एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन तो पता है, तो अगर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से म्यू नॉट का वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं म्यू नॉट का वैल्यू अगर मैं डायरेक्टली फाइंड करना चाहूँ तो इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है। एक तो यहाँ से आप कर सकते हो एप्सिलॉन नॉट रख के, ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से आप एक अलग टाइप का एक फॉर्मूला लगा सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। एक फॉर्मूला होता है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी F/L जो होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है, ये बराबर होता है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई R के बराबर होता है। आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर दो कंडक्टर के बीच में फोर्स लगते हैं, उसका फॉर्मूला ये होता है। तो हमें डायमेंशंस निकालने के लिए थोड़ा सा फॉर्मूले का जानकारी होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको जो फॉर्मूला बताऊंगा बस वो अगर आप याद कर लिए तो लगभग क्वेश्चन उसी से आएगा, ठीक है। अब देखो ये F/L होता है, तो अब अगर मैं L की बात करूं तो ये लेंथ है और R भी क्या है, रेडियस मतलब लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से जो बचेगा ये म्यू नॉट बचेगा। तो अब देखो ये क्या है 2 पाई है, तो नंबर का क्या होता है, डायमेंशन नहीं होता है, तो इसको आप यहां से काट सकते हो, नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो F, तो म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन करंट इंटू करंट। तो करंट को क्या लिख सकते हो आप, A का स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहां से देखो फोर्स का क्या होगा ML/T-2 और A ऊपर चला जाएगा तो A का पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो जो म्यू नॉट का डायमेंशन है वो कुछ हम लोग ML/T-2 A-2 से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो मैंने आपको लिख के बता दिया, साथ ही साथ फॉर्मूला भी बता दिया। अब आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्टली इस तरह से याद रख सकते हो सारे वैल्यूज को। अगर आपको डायरेक्टली याद रहता है, आप सेम बाय सेम में से लिख पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके मैंने फॉर्मूला बता दिया है। साथ ही साथ मैंने एक एक्स्ट्रा और फॉर्मूला बताया है, C इक्वल टू, ये C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, जिसका डायमेंशन क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होता है यूनिट, तो उसका डायमेंशन हो जाएगा LT-1। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, म्यू नॉट रख दोगे तो आपका एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और अगर एप्सिलॉन नॉट रख दोगे तो यहाँ से म्यू नॉट आ जाएगा। तो आपको इस तरह से होना चाहिए। उसके अलावा आपने यहाँ पे ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, ठीक है, इससे भी हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई R। R से R कट जाएगा, सॉरी लेंथ है, L भी लेंथ है, R भी लेंथ है, तो कट जाएगा, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आ जाएगा। अगर ये चारों याद रहेगा तो आपका बहुत सारा जो काम है वो आसान बन जाने वाला है। तो अब फिर से देखो, एप्सिलॉन नॉट क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलते हैं, और दूसरा म्यू नॉट है जिसको कि हम लोग परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या हम लोग मैग्नेटिक परमिबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो ये आ सकता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ फोर्स ML/T-2, एनर्जी क्या होता है ML/T के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक है जो कि 4 फॉर्मूला है, जो कि इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो कि आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग, ये आप नोट कर सकते हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे देखने वाले हैं, पहले आप एक बार नोट कर लो इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जिसका आपको डायमेंशंस, ये तो 4 आपको पता ही होना चाहिए। अब कुछ और वैल्यू बता रहा हूं जिसका अगर डायमेंशन अगर आपको पता रहेगा तो और अच्छी बात होगी, जिससे कि आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही जल्दी बन सकता है। तो चलिए मैं और भी कुछ डायमेंशंस की बात कर लेता हूं, जहां पे सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो बताइए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ऐसे में आपको एक एक करके जो जो इंपॉर्टेंट वो बता रहा हूं। तो सबसे पहला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको कि हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए G का डायमेंशन क्या होता है, तो ये अगर आप देखो तो आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है G m1 m2 डिवाइडेड बाय क्या होता है, R² होता है। तो G का डायमेंशन F का क्या होता है ML/T-2, R² इधर आएगा तो L² बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, M का स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या बन गया, G बन गया। अब देखो M से M कट जाएगा तो ये बन जाएगा M-1 L3T-2, M-1 L3T-2, तो ये क्या हो जाएगा, G का डायमेंशन हो जाएगा। तो यहाँ से आप सिंपली इसके नीचे लिख सकते हो, G का जो डायमेंशन होगा वो होगा M-1 L3T-2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप फॉर्मूले से बना सकते हो, बट मैं एक आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्टली याद रखोगे तो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि याद रखने से क्या होगा कि आपको ये सब चीज़ें करना नहीं पड़ेगा, इतना टाइम आपसे बच जाएगा। कोशिश करो याद करने का, अगर नहीं याद होता है तो फॉर्मूला तो आपके पास है, तो आप भी फॉर्मूले से बना सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेकेंड, अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड आपका है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके हम लोग अगर बात करते हैं तो सेकेंड है आपका जो है रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र।
रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो अगर मैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करूंगा तो इसको हम लोग डी क्यू अपॉन में डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी क्यू अपॉन क्या करते हैं, डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है, इसका मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूं, के ए डेल्टा टी अपॉन में क्या होता है, एल के बराबर होता है। एल मतलब लेंथ के बराबर होता है। तो यहां से अगर देखो तो आपको किसका डायमेंशन चाहिए, यहां से पूछता है के को क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। के को क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। तो अगर आपसे पूछे कि थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन बताओ, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं के इक्वल टू डी क्यू, तो इसको लिख दो क्यू इंटू क्या होगा लेंथ, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा बताइए, ये टाइम है, और इंटू क्या हो जाएगा एरिया, इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा टी, यानी यहाँ पे टेम्परेचर आ जाएगा। तो अगर आप इसका डायमेंशन अगर फाइंड करना चाहते हो तो आप ध्यान से देखो, इसका जो डायमेंशन हो जाएगा, क्यू क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम एल टू टी माइनस टू, क्योंकि हीट या एनर्जी एक ही बात होती है। इंटू में क्या हो जाएगा एल, तो एल का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, टी का टाइम का टी हो जाएगा, एरिया का एल स्क्वायर हो जाएगा, और टेम्परेचर को आपको मैंने पहले बताया था, इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर बोले चाहे टेम्परेचर बोले, दोनों क्या है, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से थीटा रिप्रेजेंट कर दूंगा तो आप देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या बच रहा है, टी का पावर ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा एम एल, ठीक है, टी का पावर -3 और थीटा का पावर -1 के बराबर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका डायमेंशन हो गया। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला रिलेशन जरूर याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तीसरा, तो तीसरा है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग अगर थर्ड की बात करेंगे तो तीसरा है आपका, आपसे गैस कांस्टेंट का डायमेंशन पूछ सकता है। तो गैस कांस्टेंट आपको पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन की बात करेंगे तो पीवी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी के बराबर होता है। पीवी इक्वल टू एन आर टी के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे गैस कांस्टेंट का आपको बताऊं तो पीवी इक्वल टू क्या होगा, एन आर टी। ठीक है, तो आर क्या होता है यहाँ पे, आर इज गैस कांस्टेंट, आर इज गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो एन क्या है, नंबर है, तो नंबर का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। लेकिन मैं आर की बात करूंगा तो आर इक्वल टू हो जाएगा पी वी डिवाइडेड क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। पी क्या है, प्रेशर है, वी क्या है, वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है। तो प्रेशर की बात करेंगे तो आपको होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो फोर्स की अगर हम बात करें तो एम एल टी -2 अपॉन में एरिया क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, वॉल्यूम का क्या होगा, एल का क्यूब, अपॉन में टेम्परेचर का क्या होगा, थीटा। तो अब देखो ये एल और यहाँ से ये 2 है, ये कट जाएगा, और यहाँ से काट दोगे तो एल स्क्वायर बचेगा, तो ये बन जाएगा आर का एम एल टू टी -2 थीटा -1। तो ये जो आर है इसका डायमेंशन कुछ ऐसा आपको दिखेगा, एम एल टू टी -2 थीटा -1। ठीक है, तो ये आपको 3 हो गया, पहला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दूसरा हो गया थर्मल कंडक्टिविटी, डी क्यू बाई डी टी को हम लोग हीट ट्रांसफर के नाम से जानते हैं, और उसमें ये जो के है इसको हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं, जिसका डायमेंशन कुछ ऐसा होगा। तो आप इसको जो है इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है गैस कांस्टेंट, जिसका आप डायमेंशन कुछ ऐसा बना सकते हो। हम लोग आगे देखने वाले हैं कुछ और डायमेंशनल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फोर्थ जो है पॉइंट, वो है आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो ठीक है, तो आगे हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड का डायमेंशंस क्या होगा। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अगर आपने, उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो नेक्स्ट आगे हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, तो आगे देखते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो नेक्स्ट लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है उसको हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं, और H इक्वल टू होता है B मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड क्या होता है, म्यू नॉट के बराबर होता है। म्यू नॉट तो पहले ही बता चुका, म्यू नॉट इज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या हम लोग मैग्नेटिक परमिबिलिटी के नाम से जानते हैं। अब देखिए B जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है। आपको पता होगा, आपने अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा है, और मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, तो उसमें आपको एक वायर के वजह से, इनफाइनली लॉन्ग वायर की वजह से ऐसा फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है। और नीचे आप म्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो म्यू नॉट से म्यू नॉट चला जाएगा, तो यहाँ से बचेगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इक्वल टू, जो बच रहा है वो बच रहा है करंट डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया जैसे शुरू से ही कि ये जो नंबर है इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, करंट है, तो करंट का डायमेंशन क्या होता है, ए, और आर मतलब लेंथ है, तो इसका क्या हो जाएगा, नीचे ऊपर चला जाएगा तो L-1। तो ये आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड का क्या आ जाता है, डायमेंशन आ जाता है ए
L का पावर -1 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट वन होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको कि हम लोग केबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की अगर मैं डायमेंशन की बात करूंगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग केबी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए क्या रिलेशन आपको याद होना चाहिए, इसके लिए होता है एनर्जी इक्वल टू, ये होता है केबी इंटू टी के बराबर होता है। ये सिंपल रिलेशन आप याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको डायरेक्टली, अब वहां पे पता ही नहीं है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम लोग केबी इंटू टी से लिखते हैं। अब अगर मैं केबी का यहां से डायमेंशन निकालूंगा तो केबी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी। तो एनर्जी का क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, याद कर लो जो 4 बताया था, फोर्स, एनर्जी, म्यू नॉट, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, उसके बाद आपको पता है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ml2t - 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय t, मतलब t क्या है, ये t है आपका टेम्परेचर, ठीक है। तो इस टेम्परेचर किसे लिखते हैं, थीटा से लिखते हैं। तो यहां से जो kb का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो आएगा ml2t - 2 थीटा -1। अब देखो कितना आसान है ये, बट अगर एग्जाम में आ जाएगा तो अगर मान लीजिए आपसे पूछ देगा तो वहां पे मुश्किल है। तो आपको रिलेशन क्या रखना है, एनर्जी इक्वल टू केबी इंटू टी होता है। तो ये तो हो गया आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये हो गया पांचवा इंपॉर्टेंट। सिक्स्थ हम लोग बात करने वाले हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नेक्स्ट वन इज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सिक्स्थ पॉइंट की हम बात करते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के साइन से, जिसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं, ऐसा, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा वो देखना। इसके लिए होता है dq/dt इक्वल टू सिग्मा EA, टी का पावर क्या होता है, 4 होता है। टी क्या है, टेम्परेचर, ए क्या है, एरिया है, ई क्या है, एमिसिविटी है। एमिसिविटी क्या होता है, ये कांस्टेंट नंबर है, एमिसिविटी ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। क्यू क्या है, एनर्जी बोलो, हीट बोलो, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो इसको हम लोग पावर भी बोल सकते हैं, पावर रेडिएटेड भी बोल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका हमें डायमेंशन चाहिए सिग्मा का, ठीक है, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। तो सिग्मा का जो डायमेंशन आएगा वो कुछ आप ऐसे लिख सकते हो, बताओ। इसके तो ई तो इमिसिविटी डायमेंशनलेस हो गया। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन टी टाइम इंटू एरिया इंटू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर का पावर 4। तो क्यू का क्या होगा बताओ, ml2t - 2 अपॉन में क्या होगा, टाइम का t, एरिया का L², और t क्या है, ये है टेम्परेचर, ये क्या है, टेम्परेचर है। तो थीटा का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब L² से L² कट गया, तो जो हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो डायमेंशन आ गया वो आ गया ml/t - 3, ऊपर चला जाएगा, और थीटा कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। ये हमने टोटल 6 आपको डायमेंशन बताए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि सर मैग्नेटिक फील्ड का भी बता दो। तो चलो एक और डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का अगर आपको बताऊं, 7th वाला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड का बताऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, ठीक है। तो इसके लिए क्या लगाना है, तो F इक्वल टू होता है QVB, यानी QV क्रॉस B होता है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, फोर्स इक्वल टू लिख सकते हो QVB, ठीक है। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन में Q इंटू B। तो फोर्स का बताइए क्या होता है, ml/t - 2, Q का क्या होगा, A इंटू टी, ठीक है। सॉरी यहाँ पे होगा V मतलब वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या होता है, यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो उसको हम लोग LT - 1 लिख सकते हैं, LT - 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, L से L गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा B का जो डायमेंशन होगा वो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ देखो M, ठीक है, और ये देखो कहाँ चला जाएगा, ये M हो जाएगा, और यहाँ से क्या कर सकते हो, M T का पावर माइनस, ये तो दोनों भी चला गया, तो T का पावर -2, A का पावर -1, तो यहाँ से बन गया M T - 2 A - 1, ठीक है। आप इसको देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये जो टोटल 7 जो डायमेंशन फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है, चलिए आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट आगे देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से क्या होता है कि किसी इक्वेशंस के अंदर ईच टर्म का जो डायमेंशंस होता है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो चलिए तो आगे देखेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन हमें गिवन, ठीक है, इक्वेशन गिवन है। जैसे मान लीजिए हमें इक्वेशन है इफ a इक्वल टू बी प्लस सी, ऐसा मान लो कोई एक इक्वेशन गिवन है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो अब यहां से देखो जो हर एक टर्म का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या मतलब होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब होता है ईच टर्म का डायमेंशन नहीं होता। इसका मतलब a का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा? b के डायमेंशन के बराबर होगा, और b का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा? c होगा। मतलब तीनों बराबर होना चाहिए। या आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक दूसरे तरीके से समझ सकते हो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो सेम नेचर के फिजिकल क्वांटिटी ऐड होते हैं। जैसे कि करंट के साथ ऐड होगा, जैसे टाइम है तो टाइम के साथ ऐड होगा, जैसे अगर मान लो कोई अदर क्वांटिटी है तो वो अदर क्वांटिटी के साथ ऐड होगा। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते कि मान लीजिए कि हमने मास को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, समझ रहे हो? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब पहला तो कंडीशन ये हो गया कि किसी भी इक्वेशन के अंदर ईच टर्म का डायमेंशन सेम होगा। दूसरा मतलब होता है कि हम लोग सेम तरह के फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि करंट है तो करंट को ऐड करेंगे उसके साथ, मास है तो मास के साथ ऐड करेंगे। तो ये चीज़ें समझ गए। तो इसमें क्या होगा? डायमेंशन सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे, जैसे कि मैं एक इक्वेशन ले लूँ s इक्वल टू यू टी प्लस, बहुत ही फेमस इक्वेशन है, ये आपको पता भी होगा, ए टी स्क्वायर। अब मैं इच टर्म का डायमेंशन अगर आपको बताऊं तो इसमें अगर मैं देखूं तो s, इसमें अगर देखूं तो आप मैं ऐसा बोल सकता हूं जो s का डायमेंशन होगा वही आपका u इंटू टी का डायमेंशन होगा, वही आपका किसका डायमेंशन होगा? a इंटू टी का स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। या हाफ भी लगा लो, लेकिन हाफ लगाने का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो ये जो नंबर है इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। तो किसी भी इक्वेशन के अंदर इच टर्म का जो डायमेंशन होगा हमेशा सेम रहता है। यही आपका क्या होता है? यही होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। या दूसरा हम बोल सकते हैं सेम नेचर का फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो सकता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल देके समझा देता हूं। जैसे मान लो कि अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि मान लीजिए यहां पे कोई इक्वेशन दे दिया कि मान लो कि b प्लस टी है, b प्लस टी है और t क्या है? टाइम है। t क्या है? टाइम है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से आप अगर देखोगे तो b और t, अगर t टाइम है तो इसका मतलब b भी क्या रहा होगा? टाइम रहा होगा, तभी ये क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो हमें समझना है कि सेम नेचर का फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड हो सकता है। जैसे b मान लो टाइम है, ये भी टाइम है, तो ऐड कर दो। समझ रहे हो बात? अगर मान लो कि हमारा करंट हो गया, ये टाइम हो गया, तो ऐड कैसे होगा बताइए? ऐड ही नहीं होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से अब देखो दूसरी बात, पहला तो हो गया सेम नेचर का होना चाहिए, टाइम। तो इसका मतलब ये टाइम है, ये भी टाइम होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि बताओ b का डायमेंशन क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है b क्या है? टाइम है। अगर ये टाइम है तो ये भी टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है? t होता है। तो आप सिंपली बोल सकते हो यहाँ पे जो b का डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा? t के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप लिख लीजिए। अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चंस करवा के दिखा रहा हूँ जिससे आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं और उसको हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे ये लिख लो, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा, तो मान लो यहाँ पे जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा है कि v इक्वल टू a इंटू टी लिखा है। जस्ट मैंने ऐसा लिख दिया, मान लो v इक्वल टू a इंटू टी लिखा है। अब आपसे पूछेगा बताओ a का डायमेंशन क्या होगा, या प्लस भी कर देता हूं यहाँ पे, चलो थोड़ा सा और इसको ऐसे लिख लेते हैं। 80 प्लस, मान लो 80 प्लस में अगर मान लीजिए आपको लिखा हुआ है b बाई टी प्लस सी लिखा हुआ है, t प्लस सी लिखा हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूं तो अगर आपसे पूछ रहा है कि मान लो इसमें a का डायमेंशन बताओ, b का बताओ और c का बताओ, तो कैसे बताओगे? तो आपको पता है कि जो v का डायमेंशन होगा वही a इंटू टी का डायमेंशन होगा, वही हमारा ये वाले टर्म का डायमेंशन होगा। उससे पहले आपको समझने वाले तो अभी बताया मैंने कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से, तो अगर मान लो अब यहाँ पे है क्या, v क्या है? वेलोसिटी है। v क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, t क्या है यहाँ पे? टाइम।
और यहाँ पे टी, यहाँ पे भी क्या है, टाइम। अब हमें बताओ, कोई बच्चा देख के ये बता देगा कि सी का डायमेंशन क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो सी का डायमेंशन होगा, आपने सोच लिया होगा, सी का डायमेंशन होगा टाइम का, टाइम मतलब सी क्या है, टाइम है, तभी ये दोनों ऐड हो रहा है इक्वेशन में। तो सी का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, टी के बराबर होगा। तो हमारा जो पहला आंसर आएगा, सी का जो डायमेंशन होगा वो हमारा किसके बराबर आएगा, ये टी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तभी ऐड हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। तो अगर टी टाइम है तो सी भी टाइम ही हो रहा होगा। तो अगर टाइम है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, टी होगा। ठीक है, चलिए अब हम लगा देखते हैं ए का डायमेंशन निकालते हैं। तो आपको पता है ये जो डायमेंशन होगा, ए टी का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होनी चाहिए, ए टी के डायमेंशन वी के बराबर होनी चाहिए। वी क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस वन मीटर पर सेकेंड, तो उसको हम लोग एल टी माइनस वन लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या है, टी, तो ये भी टी हो गया, टाइम का टी लिख सकते हैं, तो एल टी माइनस वन हो गया। तो यहाँ से जो ए का डायमेंशन आएगा वो आ जाएगा आपका एल टी माइनस में टू, माइनस में टू। अब अगर यहाँ से एक बार समझने वाली बात है कि कभी कभी क्या होता है, डायमेंशंस में हमें मास नहीं है, मान लो मास है ही नहीं इसमें टर्म, तो कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा हुआ देखने को मिल सकता है m0, l के पावर कुछ नहीं है तो 1, और t का पावर क्या देखने को मिल सकता है, -2। तो ये थोड़ा सा बेस्ट तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, आपको अगर आंसर में डायरेक्टली LT के फॉर्म में नहीं दिखेगा, हमेशा जो डायमेंशन होगा वो MLT के फॉर्मेट में दिखेगा। तो अगर कुछ भी नहीं है तो m के पावर को 0 लिख सकते हो। तो चलिए, एक c का वैल्यू आ गया, a का आंसर आ गया। उसके बाद मैं b की बात करता हूँ। तो आप देखो b अपॉन, नीचे क्या है, टाइम है, तो इसका मतलब b अपॉन जो टाइम होगा, b अपॉन में जो टाइम होगा, क्योंकि टाइम प्लस टाइम क्या हो जाएगा, टाइम ही हो जाएगा। तो b अपॉन टाइम किसके बराबर होगा, v के बराबर कर दो फिर से। तो अगर v के बराबर कर दोगे तो हो जाएगा एल टी माइनस वन हो जाएगा। अब देखो टाइम उधर चला जाएगा, तो b जो आएगा वो क्या आएगा, एल टी माइनस वन, और ये टाइम है तो यहाँ पे क्या लिख दो, टाइम लिख दो। समझ गए। तो अगर b है, नीचे टाइम है, तो इसका मतलब टाइम टाइम गुजर तो टाइम ही आएगा। तो डायमेंशन में बात करेंगे, ऐसा नहीं कि 2 टाइम कर दी, तो 2 टाइम भी कर देंगे तो कोई भी क्या दिक्कत नहीं, 2 का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। तो सेम उसी तरह से यहाँ से जो b का डायमेंशन निकल के आएगा वो आपका कुछ ऐसा निकल के आएगा, l और t का पावर माइनस वन, हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये L1 बन गया। इसी को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो m0 L1 T0, तो रिप्रेजेंट करेगा जिस तरीका है। तो ये आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायरेक्टली लगा सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, इच टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो क्वांटिटी जो होगा वो ऐड होगा, या उसका हम लोग इस टर्म का डायमेंशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, बेसिक सा क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, आप इसको सॉल्व कर लेना। जैसे मान लो कि आपको एक इक्वेशन लिख के दे दिया गया है कुछ इस तरह से, ध्यान से देखेंगे आप इसको सॉल्व करके, और आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये देखिए क्वेश्चन है कि P इक्वल टू V इंटू A दे दिया, और प्लस में जो है यहाँ पे हमें क्या दे दिया, B दे दिया मान लो। चलो कुछ भी क्वेश्चन बना लेते हैं, ऐसा बना लिया मैंने। अब देखिए P क्या है, प्रेशर है, और V क्या है आपके पास, वॉल्यूम है, और A और B क्या है, कांस्टेंट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है A, B का आप डायमेंशंस बता दो। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि इसका डायमेंशन क्या हो सकता है। इसके अलावा आपके नीट एग्जाम में काफी सारे सवाल आते हैं इसके ऊपर, तो एक सवाल में नीट एग्जाम का सवाल आपको ले लेता हूं और वो दिखाता हूं किस तरह का सवाल है। तो ये तो आपका होमवर्क हो गया, अब मैं आपको नीट का सवाल करके दिखाता हूं। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट मैं आपको नीट का सवाल करवा रहा हूं, ध्यान से देखो। अब मान लो आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए जिसमें आपसे ऐसे पूछ सकता है, मान लीजिए कि आपके पास ऐसे मान लो P जो है ऐसा दिया हुआ, मान लो, देखो आप ही आंसर देना, ठीक है, इसका सभी लोग सॉल्व करेंगे। देखो P प्लस A अपॉन V स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू है B इंटू थीटा अपॉन में क्या है, V है। ये एक्सप्रेशन है। अब आपको इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के इसमें A का डायमेंशन बताना है और B का डायमेंशन बताना है। A B का आपको डायमेंशन बताना है, ठीक है। जहां पे P क्या है, देखो P क्या है, प्रेशर है, लिख लोगे। P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसका आप आंसर देंगे। A और B का आपको डायमेंशन बताना है। थीटा क्या है, टेम्परेचर है, तो थीटा को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो
तो आप लोग इसका आंसर देंगे और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको सॉल्व जरूर करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसे करेंगे थोड़ा सा हिंट्स अगर आप दे दूं तो आपको पता है कि प्रिंसिपल होमोजेनिटी में अगर दो टर्म ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब जो p का डायमेंशन होगा, जो p का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होनी चाहिए, a अपॉन में v स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब p क्या है, प्रेशर है, तो प्रेशर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते हैं। और यहाँ पे वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो उसको हम लोग L का क्यूब के करके यहाँ पे L का पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका A का डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह आपको B के बारे में खुद ही सोचना है। ठीक है, तो B के का डायमेंशन क्या होगा ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए तो आगे हम लोग अगर देखें तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो देखते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हम लोग कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो अगर मैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की बात करूंगा तो इसके लिए आपको एक एक्सप्रेशन याद रखना है, वो होता है Q इक्वल टू N इंटू यू। Q क्या होता है, क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी जो है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। N क्या है, ये न्यूमेरिक वैल्यू होता है, न्यूमेरिक वैल्यू जिसको कि हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू के नाम से जानते हैं। और U क्या होता है, यहाँ पे यूनिट होता है। ये जो यूनिट है कैन बी SI, CGS या अदर गिवन इन क्वेश्चन। ये चीज आपको क्या रहेगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि U क्या है। ठीक है, तो यहां से कन्वर्जन यूनिट हम लोग यूज करते हैं Q इक्वल टू N इंटू यू। तो क्वांटिटी तो फिक्स रहता है, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं N इंटू यू का होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसमें हम लोग लगाएंगे N1 इंटू U1 इक्वल टू हम लोग लिखते हैं N2 इंटू U2। ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है कन्वर्जन में, N1 इंटू U1 इक्वल टू क्या होता है, N2 इंटू U2 के बराबर होता है। अब मैं समझ गए, तो इसको आप नोट कर लो, इसको ध्यान रखो। Q क्वांटिटी फिक्स होता है, तो Q इक्वल टू N इंटू यू। N इक्वल टू क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, और U क्या होता है, यूनिट होता है। तो ये आप हमेशा क्या रख सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। अब देखो जैसे कि मैं आपको समझाऊं तो आपको पता है कि जो फोर्स होता है उसका जो यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। बट अगर उसका CGS यूनिट की बात करेंगे तो क्या होता है, डाइन होता है। तो अगर मैं आपको कन्वर्जन बताऊं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट Q इक्वल टू N इंटू यू से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो आप इस तरह से इससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तब ध्यान से देखना, अगर मैं 1 न्यूटन की बात करूँ तो 1 न्यूटन, तो क्वेश्चन देखो क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 न्यूटन जो है इक्वल टू डैश डाइन के बराबर है, मान लो 1 न्यूटन डैश डाइन के बराबर है, तो 1 न्यूटन में अगर मैं न्यूटन की बात करूं तो यहां पे लगाऊंगा N1 इंटू U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 इंटू U2, N2 इंटू U2। अब क्या करो, N न्यूटन है, फोर्स है, तो आप क्या करो, सबसे पहले न्यूटन डायमेंशन निकाल लो इसका। तो बताओ N का डायमेंशन क्या होगा, पहले मैं डायमेंशन लिख देता हूं इसका। तो N का न्यूटन यानी फोर्स का डायमेंशन क्या होगा यहाँ पे, तो फोर्स का जो डायमेंशन होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं ML-T-2 लिख सकते हैं। यानी मास केजी में होगा, लेंथ किस में होगा, मीटर में होगा, और T क्या होगा, टाइम किस में होगा, सेकंड में होगा। समझ गए, तो ये ध्यान रखना है। तो अब आप लगा दो N1 U1 इक्वल टू लगा दो N2 इंटू U2। तो N1 का न्यूमेरिकल वैल्यू पहले में कितना, 1 न्यूटन है तो 1। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, इसको देख के लिखेंगे, तो M मास है तो केजी लिखो, लेंथ है तो क्या लिखो, मीटर लिखो, लेंथ को क्या लिखो, मीटर लिखो, और T-2 है तो इसको क्या लिख दो, सेकेंड का पावर, टाइम का सेकेंड होता है तो इसका पावर क्या लिख दो, -2 लिख दो। ठीक है, ये हो गया। अब N2, तो N2 की अगर हम बात करेंगे, N2 कितना है तो हमें फाइंड करना है, और U2 कितना होगा, तो इसको देख के तो आपको पता है CGS जो डाइन है वो किसका यूनिट है, CGS यूनिट है फोर्स का। तो CGS यूनिट में क्या लिख देंगे, तो केजी को हम लोग क्या लिखते हैं, केजी को हम लोग ग्राम में लिखते हैं, मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में लिखते हैं, और सेकेंड को क्या लिखते हैं, सेम ही लिखते हैं, S का पावर -2 लिख देंगे।
एस का पावर यहाँ पे क्या लिख देंगे, एस का पावर माइनस में 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो अब आप कहोगे सर यहाँ से एस का पावर -2 एस का पावर -2 कट गया, ठीक है, वो तो कट गया, लेकिन अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप करोगे 1 इंटू kg, तो kg को चेंज कर लो ग्राम में, तो 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं, इंटू मीटर, तो 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये भी लिख लिया। इक्वल टू क्या होगा n2, इंटू में क्या होगा ग्राम, इंटू में क्या होगा सेंटीमीटर। अब देखो ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो यहाँ से अब देखो ये 10 इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻² लिख सकते हैं। यहाँ देखो ये क्या है 10⁻³ है, और यहाँ आप ध्यान से देखो ये क्या है 10⁻³ और ये क्या है 10⁻², तो दोनों मिला के अगर हम बात करेंगे तो 10⁵ हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख लो कि इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो n2 का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है 10⁵ जो है आपका आ रहा है। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन के बराबर होता है। अब देखिए ये बच्चों को याद भी होगा, इसमें नो डाउट, मुझे लगता है सारे बच्चों को याद होगा, बट मैं आपको कंसेप्ट क्या बताना चाहता हूँ कि कभी भी मान लीजिए एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना हो, तो सबसे पहले ये देखो ये न्यूटन है, तो इसका आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लो इजी करने के लिए, तो mL/t-2 हो गया। अब आप लगा दो n1 u1 इक्वल टू n2 u2 लगा दो, मतलब ये जो n इंटू u होता है इसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अब देखो n का वैल्यू 1 है, ये तो दिया हुआ है। अब हमने यहाँ से डायमेंशन को देख के लिख दिया, मास है तो इसका kg, l है तो इसका मीटर, t है तो इसका सेकंड का पावर -2 इक्वल टू n2 इंटू u2 कितना डाइन, तो डाइन क्या होता है CGS यूनिट है, तो उसमें kg को ग्राम में लिखते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में। अब इसको कैलकुलेट करो, आपको सिंपली वैल्यू 10⁵ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से आप इसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको पहले लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके ऊपर मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, फाइंड हाउ मेनी, क्वेश्चन नोट करेंगे, फाइंड हाउ मेनी पॉइज, फाइंड हाउ मेनी पॉइज, फाइंड हाउ मेनी पॉइज इज इक्वल टू, हाउ मेनी पॉइज इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड हाउ मेनी पॉइज, फाइंड हाउ मेनी पॉइज, पॉइज क्या होता है CGS यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, हाउ मेनी पॉइज CGS यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू 1 पॉइजली, 1 पॉइजली। पॉइजली क्या होता है, SI यूनिट होता है विस्कोसिटी का, SI यूनिट होता है विस्कोसिटी का, ठीक है। अब हम देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया कि इसका आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना है, तो डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो है फार्मूला हमें पता होनी चाहिए। तो देखो विस्कोसिटी का डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन लगाते हैं F = 6 पाई ईटा R × V लगाते हैं, ठीक है। तो F यहाँ से आप देखिए 6 पाई क्या है, ये तो नंबर है तो डायमेंशन तो होगा नहीं। अब यहाँ देखो F की बात करेंगे तो F क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mL/t-2, इसलिए मैं बोलता हूँ फोर्स आप याद कर लो, मैक्सिमम जगह आपको यूज होता है। तो फोर्स हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा ये इंटू R का अगर मैं डायमेंशन की बात करूंगा तो इसको नीचे ले आऊंगा तो R का हो जाएगा L और V का क्या हो जाएगा, ये तो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी हो जाएगा LT-1। अब देखो ये L से L कट गया तो ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा mL-1 और T क्या बन जाएगा -1। तो ये आपको क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ये आपका डायमेंशन हो गया। अब अगर आप डायमेंशन पता चल गया तो एक यूनिट, अब देखिए जो पॉइज होता है ये भी ध्यान रखना है, डायरेक्टली पूछ सकता है आपसे पॉइज जो है वो क्या है, तो CGS यूनिट ऑफ विस्कोसिटी है और पॉइजली क्या है, विस्कोसिटी का SI यूनिट है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ से कंफ्यूज कर जाएंगे, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान रखना है। पॉइज इज CGS यूनिट ऑफ विस्कोसिटी और पॉइजली जो है किसका यूनिट है, SI यूनिट है। तो हम लोग यहाँ पे डायमेंशन हमारे पास आ गया mL-1 T-1 ये हो गया, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, इसको मैं सिर्फ इसको ऊपर लिख लेता हूँ और फिर इसको सवाल को यहाँ पे मैं आपका आंसर बताता हूँ कि कितना पॉइज जो है
1 पॉइजली के बराबर होगा। तो आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम है डायमेंशन निकालना। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं n1 u1 इक्वल टू क्या होता है n2 इंटू u2। तो n1 की बात करेंगे तो पॉइज हमें पता नहीं है, तो n1 हमें फाइंड करना है। अच्छा, इसका यूनिट की बात करो तो यूनिट देखो यहाँ से आप लिख सकते हो ml-1 t-1। तो पहले मैं CGS वाला टर्म लिख रहा हूँ, तो m की बात करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा kg, l की बात करूँगा l-1 तो मीटर का पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है t-1 है, तो t क्या है आपके पास, टाइम है, तो टाइम का पावर -1 हो जाएगा, यानी s का पावर -1 हो जाएगा। अब ये क्या है 1 पॉइजली है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो kg, यहाँ पे क्या लिख सकते हो kg की जगह पे ग्राम, इंटू मीटर की जगह पे सेंटीमीटर का पावर -1, और इसको क्या लिख सकते हो सेकेंड का पावर -1 लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो आप काफ़ी सारे यहाँ पे टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं, आप क्या कर सकते हो यहाँ से सेकेंड को कैंसिल कर सकते हो। अब यहाँ देखो इसका काम हो गया, डायमेंशन का हटा दो, तो n1 इंटू के को आप 10⁻³ ग्राम लिख लो, इंटू में मीटर है तो इसको क्या लिख सकते हो 1 मीटर में 10⁻100 मतलब 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर का पावर -1 हो गया। उसके बाद इक्वल टू क्या हो जाएगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर का पावर -1 आपको देखने को मिलेगा। अब देखो ये वाला कट गया, तो यहाँ से हो जाएगा n1 इक्वल टू n1 इंटू 10⁻3, ये देखो ग्राम से ग्राम भी कट गया, तो 10⁻3 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 2, तो -2 हो जाएगा, इक्वल टू 1 बन जाएगा। अब आप इसको देखोगे तो यहाँ से कितना आ रहा है आपके पास 10 टू दी पावर -2 आ गया, ठीक है, और केजी में क्या हो रहा है 10⁻3 ग्राम हो गया। तो यहाँ से आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ से आप n1 का वैल्यू जो हमने n1 लिखा था, ये आपका क्या है, देखिए मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया यहाँ पे, ये आपका क्या था CGS यूनिट है, मतलब n1 इधर आएगा ना, तो ये वैल्यू किसका है CGS है, तो ये तो 1 दिया हुआ था, ध्यान से समझो, यहाँ पे 1 पॉजिटिवली मतलब CGS से 1 दिया हुआ है, ये वाला हमें फाइंड करना है, तो ये कितना हो जाएगा n2, तो यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो फिर से n2, ठीक है, n2 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से आप देखोगे, ठीक है, क्योंकि देखो ये CGS यूनिट होता है ना केजी वाला, तो 1 पॉजिटिवली उसका SI यूनिट है, 1 पॉजिटिवली है SI यूनिट है, 1 दिया हुआ है वैल्यू, तो CGS यहाँ पे SI यूनिट में मैं 1 लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये भी हट गया यहाँ से, तो n2 निकालना है आपको, तो n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे हो जाएगा 10⁻3, और इसको लिखेंगे 10 टू दी पावर 2 है, अब माइनस में पावर है तो -2, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 पॉइजली जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10 पॉइज के बराबर होता है। 1 पॉइजली जो है वो किसके बराबर होता है, 10 पॉइज के बराबर होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे की पॉइंट्स है जो कि आपको डायमेंशंस में पता होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको कुछ की पॉइंट्स आपको बता देता हूं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लिखिएगा की पॉइंट्स। तो मैं की पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपको डायरेक्टली उस डायमेंशंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको काम आ सकता है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है आपका की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में लिखवाऊं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी नंबर होता है उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ये तो मैंने पहले बताया। अब देखो जैसे कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो, तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो होता है इसका भी कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। जैसे मान लो साइन थीटा है, जैसे मान लो कॉस थीटा है, जैसे मान लो कोई भी है ऐसा एंगल, तो ये जो है क्या होता है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, डायमेंशन लेस होता है, कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। एंगल है तो वैल्यू देगा, तो वैल्यू का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। दूसरी बात, जैसे कि मान लीजिए आपको लिखा हुआ है साइन थीटा, तो साइन थीटा अगर लिखा हुआ है तो इस थीटा के आगे ये जो थीटा है ये क्या होगा, आपका डायमेंशन लेस होगा, कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि थीटा क्या है, एक वैल्यू है, तो ये भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें दे दिया साइन और इसके आगे लिख दिया ए बी अपॉन में लिख के दे दिया सी, साइन के आगे में लिख दिया ए बी अपॉन में सी। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ ये तो टर्म डायमेंशन लेस होगा, इसका मतलब ए बी का डायमेंशन सी के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हो कि डायमेंशन ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ सी हो जाएगा, समझ गए। तो साइन थीटा के आगे कुछ भी आए उसका क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। फॉर एग्जाम्पल एक तो ये हो गया। दूसरा देखो, जैसे मान लो आपको लिखा हुआ है साइन के इंटू एक्स, के एक कॉन्स्टेंट है मान लो और एक्स क्या है, लेंथ है। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ यहाँ पे k का डायमेंशन क्या होगा, तो आपको कहोगे सर बहुत ही सिंपल सी बात है, आपने बताया कि साइन के आगे जो भी लिखा हुआ है जैसे k इंटू एक्स है तो ये डायमेंशन लेस है, कोई भी डायमेंशन नहीं है। तो बताओ यहाँ से x का डायमेंशन जो k का डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स आएगा, और 1 अपॉन एक्स में क्या होता है, x क्या है, लेंथ है, तो इसका डायमेंशन जो आएगा वो क्या आ जाएगा, लेंथ का हो जाएगा l-1।
तो k का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l-1 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो कोई भी डायमेंशन नहीं होंगे, साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, इसके भी कोई भी डायमेंशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये आपको बातें ध्यान में रखना है। यानी एंगल जो है वो आपका क्या होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इसको नोट कर लो। ये 2 स्टार पॉइंट हो गए, की पॉइंट्स में हमने 2 स्टार पॉइंट लिखवाए। अब हम तीसरा देखते हैं। तो अगर मैं आगे बात करूँ तो तीसरा है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करता हूँ, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तीसरा इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करूं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा दिखता है, अगर आपको पता हो तो जो भी फंक्शन e के पावर x टाइप का दिखता है इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो इसमें कैसा होता है, ये जो x होता है ये क्या होगा, आपका डायमेंशन लेस होगा। ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा हमेशा। ये आपको बातें ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दूंगा तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मान लो आपको लिखा हुआ है, e के पावर माइनस में t बाय RC, e के पावर माइनस में t बाय RC। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आपसे अगर ये पूछे कि बताओ कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो RC का क्या होगा, तो आपको होगा सर आपने बोला ये जो क्वांटिटी है ये तो डायमेंशनलेस होगा, और ये डायमेंशनलेस कब होगा, जब t का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, RC के बराबर होगा। यानी RC का डायमेंशन अगर आपसे पूछता है तो t क्या है, टाइम है यहाँ पे, तो t का टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे t हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे नीट एग्जाम में आया हुआ है कि बता दो RC का डायमेंशन किसके बराबर होता है। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि e के पावर में t बाय RC है, तो RC का जो डायमेंशन होता है क्या होता है, टाइम के बराबर होता है, यानी t के बराबर होता है। तो e के पावर में कुछ भी आए तो उसका हो जाएगा। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेता हूँ, जैसे